हेलो स्टूडेंट। तो अपन लोग क्या चार लेक्चर पिछले वीडियोस में अपन लोग रिकॉर्ड कर चुके थे। ये अपना 5वां लेक्चर है। तो अभी तक अपन लोग जो मैंने फर्स्ट लेक्चर था उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की आपसे बात करी थी, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बाद कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की भी बात करी थी। तो जो कुछ बाकी रह गए थे उसमें अपन सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको कंसंट्रेशन की बात करी थी। फिर आपको हेनरी लॉ पे अपन लोग गए थे। हेनरी लॉ के वीडियो की बात करने के बाद अपन लोग राउल्ट्स लॉ पे आए थे। राउल्ट्स लॉ के मैंने दोनों केस आपको बताए थे, दोनों केसों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताए थे। अभी अपन लोगों को क्या करना है, राउल्ट्स लॉ के ही आगे दोनों लॉ की बात करनी है कि राउल्ट्स लॉ के दोनों केस जो आपको डील करेंगे आपके साथ में तो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो वो अपन ने बात कर लिए। इसके बाद अपन को आगे बात करनी है कि राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करते हैं तो उनको अपन क्या नाम देते हैं, जो नहीं फॉलो करते हैं उनको अपन लोग क्या नाम देते हैं। तो बेसिकली 5-5 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों में, बस 5-5 मिनट से अपन को ज़्यादा नहीं लेना है और ये आपका पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ। पहला रहेगा आपका आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श सॉल्यूशन। सेकंड में बात करेंगे अपन लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ओके, तो फर्स्ट आपका जो बात करने वाला रहेगा वो रहेगा आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड रहेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते क्या हैं। सबसे पहले अपन लोग आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि आदर्श विलयन होते क्या हैं। तो इस तरीके के विलयन जो राउल्ट्स लॉ को, जो राउल्ट्स के नियम को या राउल्ट्स के द्वारा जो प्रेडिक्ट की गई इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को सारी रेंज पे कंसंट्रेशन की जितनी भी रेंज होती है, कंसंट्रेशन की कितनी रेंज होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0 से XA=0 से XA=1 तक, मतलब 0 से 1 तक जो आपकी रेंज है इस पूरी रेंज में वो अपने आप को क्या करवाते हैं, फॉलो करते हैं राउल्ट्स लॉ को। तो उस चीज़ को अपन लोग बोलेंगे कि हमारे आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड थिंग, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें वॉल्यूम का जो चेंज होता है वो 0 होता है। मतलब अगर आपने 5 ml सॉल्यूट लिया और 5 ml ही सॉल्वेंट लिया तो मिलाएंगे तो आपको 10 ml सॉल्यूशन का मिल जाएगा। इस टाइप के सॉल्यूशंस को अपन लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तीसरी पे बात कर लेते हैं, एंथैल्पी चेंज इनका 0 होता है। मतलब अगर आपका ए वाले बॉन्ड को तोड़ने में 5 कैलोरी खर्च हो रहा है, बी वाले बॉन्ड को तोड़ने में भी 5 कैलोरी खर्च हो रहा है, तो आपको 10 कैलोरी खर्च होगा नया बॉन्ड का जो सॉल्यूशन बनेगा उसके बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो दो चीज़ें होती हैं, जब आपके ओल्ड बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं, टूटते हैं, पुराने बंध जब टूटते हैं तो पुराने बंध को टूटने में अपनी कुछ ऊर्जा आपको ख़त्म करनी होती है। लेकिन आपके जब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नए बंध बनते हैं तो कुछ एनर्जी निकलती है। तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि ये आपकी एक्सोथर्मिक टाइप रहता है और ये आपका एंडोथर्मिक वाला पार्ट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लूँ अपन का चौथा ए टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब सॉल्यूट रहेगा तो सॉल्यूट के अंदर के ए टाइप के उसमें पार्टिकल हैं तो उनके बीच में जो बंध रहता है उसको बोलते हैं ए टाइप अट्रैक्शन फोर्स प्लस बी टाइप अट्रैक्शन फोर्स। ये हमेशा इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल रहता है। ये क्या हो गया, ये हमेशा इक्वल रहता है ए बी टाइप के अट्रैक्शन फोर्स के। मतलब कि आपके पास एक सॉल्यूट है जिसमें ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, आपके पास एक सॉल्वेंट है जिसको बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद जो आपको विलियन बना, जो सॉल्यूशन बना, उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये बिल्कुल इसके बराबर ही होगा। इसको बोलते हैं अपन लोग आदर्श सॉल्यूशन। जब ये अट्रैक्शन फोर्स बराबर है तो इसका वेपर प्रेशर भाई जितना बनेगा, तो ये थ्योरिकल पार्ट अगर मान लूँ तो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा, इसको मैं ऑब्जर्व पार्ट अगर मान लूँ तो ये पी थ्योरिकल और पी ऑब्जर्व दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आपका जो फिफ्थ पॉइंट इसी का सिग्निफिकेंस निकल के आता है कि आपका जो वाष्प दाब बनेगा थ्योरिकली, जो आप देखेंगे कि हाँ भाई इतना बन सकता है, और ऑब्जर्व करने के बाद भी आपका उतना ही बनेगा। जो आप प्रेडिक्ट करेंगे और जो आप पाएंगे, इन दोनों चीज़ों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में समानताएं होंगी। इस टाइप के सॉल्यूशंस को अपन लोग आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श, पहला तो वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इनमें विचलन आते हैं। दूसरा, इनका जो डेल्टा एच का वैल्यू रहता है ये 0 के इक्वल नहीं होता। तीसरा, इनमें जो चेंज इन वॉल्यूम होता है
वो भी हो जाता है। फोर्थ, इनमें जो ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स रहता है और बी टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, ये ए बी टाइप के अट्रैक्शन फोर्स से इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होता है तो फिर क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा। फिफ्थ बात जो इसमें रहती है कि जो आपका वाष्प दाब रहता है थ्योरिकली, वो इक्वल नहीं होता है ऑब्जर्व्ड के। ओके, तो ये 5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से डिसएग्री करती हैं, सहमत नहीं होते हैं वो आदर्श विलयनों से। तो अनादर्श विलयन का एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट से अपन लोग नकारात्मक विचलन और सकारात्मक विचलन पढ़ेंगे कि वो होता क्या है एक्चुअली। ओके, चलो, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। चलो नेक्स्ट पे देखो। आपने क्या करा कि अगर ए टाइप का अट्रैक्शन बी टाइप के अट्रैक्शन से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा। इसके 2 केस बनेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है ज़्यादा हो, तो ए टाइप का जो अट्रैक्शन है और बी टाइप का जो अट्रैक्शन है उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो। किसके, ए टाइप के अट्रैक्शन से। दूसरा, या तो हो सकता है ए टाइप का अट्रैक्शन और बी टाइप का अट्रैक्शन कम हो ए टाइप के अट्रैक्शन से। ये तो 2 केस बनेंगे, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। भाई जब इक्वल नहीं है ना तो फिर या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। चलो, तो पहले केस को अपन लोग रीड करते हैं। अगर आपका ए टाइप का अट्रैक्शन एंड बी टाइप का अट्रैक्शन ज़्यादा है, किससे, ए टाइप के अट्रैक्शन से। देखो, ये आपका ए वाला विलयन है, इसका अट्रैक्शन फोर्स एंड ये बी वाला अट्रैक्शन फोर्स, ये ए वाला अट्रैक्शन फोर्स, ये बी वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब जब अट्रैक्शन फोर्स इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा है तो इनका जो वाष्प दाब होगा, इनका जो वेपर प्रेशर होगा, ये वेपर प्रेशर भी कम बनाएंगे। किससे, इसके मुकाबले। ये जो आपका ए बी रहेगा ना, इसके मुकाबले इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जो आपको वाष्प दाब ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ये तो अब ऑब्जर्वेशन है, ये तो थी थ्योरिकल कहानी। अब ये आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा, पी ऑब्जर्व्ड हमेशा आपका पी थ्योरिकल से कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो आप थ्योरिकल सोच रहे थे कि ऐसा होगा, बट वो वैसा नहीं होता है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बिलियन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है। तो बिलियन का वाष्प दाब कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो आपका जो पी ऑब्जर्व्ड होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। किससे, पी थ्योरिकल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी ऑब्जर्व्ड ज़्यादा है, किससे, पी थ्योरिकल से, तो ये राउट लॉ से थोड़ा ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे का मतलब क्या, कि अगर ये ग्राफ आपका जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ आपका अगर जा रहा है, ओके, तो इस ग्राफ में ये तो था आपका टोटल प्रेशर, ये जो आपका लाइन है ये क्या बताता है, ये पीटी बताता है। पीटी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अगर 2 चीज़ें आपने ली हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा इसको। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ जाएगा। फिर ये ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये जो सीधा है ना, ये सीधा नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। कब जाएगा, इसी को बोलते हैं जब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। थ्योरिकल वेपर प्रेशर से ये ज़्यादा कब होगा, जब आपका ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। किससे, ए बी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तब इस चीज़ को बोलते हैं अपन लोग सकारात्मक विचलन, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव डेविएशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे सकारात्मक विचलन। क्या बोलते हैं इसको, सकारात्मक विचलन। बात समझ में आई, हाँ। तो सेकंड केस इसका देख लो। अगर ए टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एंड बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स कम है, मतलब ए बी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो अब इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा। भाई अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वो वेपर फॉर्म में कम बदलेंगे। अभी तरल फॉर्म में है, लिक्विड में है, तो लिक्विड का जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो वेपर बहुत आसानी से तो नहीं बनाएंगे। तो ये क्लियर किससे हो जाएगा, ये इस चीज़ से कि आपका जो पी ऑब्जर्व होगा वो हमेशा कैसा होगा, लेस होगा।
पी ऑब्जर्व किससे लेस होगा, पी थ्योरिकल से लेस होगा। 1 मिनट थोड़ा यार, 1 मिनट लाइट आ गई है। ओके, तो अभी क्या हो गया, पी ऑब्जर्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, पी थ्योरिकल से। तो इसका जो ग्राफ राउट लॉ पे था वो राउट लॉ से थोड़ा डेविएट कर जाएगा। लेकिन डेविएट कैसे करेगा वो भी देख लो, डेविएट करेगा थोड़ा नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये तो था आपका पीटी, ये क्या है आपका पीटी यानी टोटल प्रेशर। तो ये टोटल प्रेशर का जो ग्राफ होगा अभी नए केस में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब कम हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इसका अब ज़्यादा हो गया। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, हो सकता है डाइमराइजेशन का केस हो, किसका फोर्स हो, डाइमराइजेशन का, या हो सकता है इसमें एच बॉन्डिंग लगती हो, क्या लग रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो इसका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। पहली कि अगर मैंने क्या किया, किसी ईथर को वाटर में घोला तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या हो गया, अभी वाटर का अट्रैक्शन फोर्स और ईथर का अट्रैक्शन फोर्स, जब मैंने दोनों को मिला दिया तो ईथर और प्लस वाटर, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हाई होगा या कम होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रिपेलेंट नेचर के हैं, जब ये रिपेलेंट नेचर के हैं, अगर ये रिपेलेंट नेचर के हैं तो इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स इनका ज़्यादा है, इनका इंडिविजुअली ज़्यादा है, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ आने पे तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जब यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बाष्प दाब ज़्यादा बनाएंगे। बात समझ में आती है। जब ये बाष्प दाब ज़्यादा बना लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पी ऑब्जर्व ज़्यादा होगा किससे, पी थ्योरिकल से। तो इसी चीज़ को बोलेंगे अपन लोग कि यहाँ ये शो करेंगे आपका पॉजिटिव डेविएशन। ओके, क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या किया, इथेनॉल का मतलब C2H5OH, इसको अपन ने क्या किया, इसको वाटर में डाला। अभी इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था। इन दोनों को अपन ने मिलाया तो अपन लोग का एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसमें C2H5OH और H2O दोनों हैं। अभी इसमें होगा क्या, अभी इसके बीच में ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो इनका बॉन्ड और मजबूत होगा। यहाँ तो इनके बीच में जितना नहीं था, लेकिन जब ये दोनों इसमें मिल जाएंगे ना, तब एक ही सॉल्यूशन में मिलने के बाद इनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। जब AB का अट्रैक्शन फोर्स अब ज़्यादा हो गया गुरु, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाष्प दाब कम बनाएंगे। यहाँ पे जो वाष्प दाब बनने वाला है ना वो आपका कम बनेगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि पी थ्योरिकल होगी वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, पी ऑब्जर्व्ड से, यानी पी ऑब्जर्व्ड आपका कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो इसी चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसी चीज़ को क्या बोलते हो भाई साहब, नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जो मैंने अभी बताया उसी तरीके से इसका ग्राफ आने वाला है। ओके, यहाँ तो नहीं रहेगा ये, चलो इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको ये, तो ये कुछ किस तरीके से निकलेगा आपका, कुछ इस तरीके से, ये नीचे से आपको नजर आएगा। बात समझ में आती है। तो ये आ गया आपका नेगेटिव डेविएशन वाला पार्ट। ओके, चलो नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। अभी आइडियल सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल देना आपको भूल गया। तो आइडियल सॉल्यूशन में आप कोई भी इक्विवेलेंट मास के, जैसे n हेप्टेन ले लो, इक्विवेलेंट मास के दो सॉल्यूशन को ले लो, n हेप्टेन हो गया और n हेक्सेन कर लो, इसी के साथ में क्या कर लो, n हेक्सेन। तो हेक्सेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 6, हेप्टेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन 7 और ईथेन मतलब सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। दूसरा आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ में ब्रोमोबेंजीन, क्या, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, हाँ, आप दूसरा और भी ले सकते हैं, टॉल्यूइन ले सकते हैं। अच्छा, टॉल्यूइन क्या बोला है, टॉल्यूइन में क्या होता है, एक बेंजीन आपकी रिंग लगी होती है और इस पर ये CH3, इसको आप टॉल्यूइन बोलते हैं। इसके साथ में आप क्लोरोबेंजीन भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपको आइडियल सॉल्यूशन दे देगा। तो ये हो गया कुछ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके सिग्निफिकेंस ये रहेंगे, इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बिकॉज हो सकता है एग्जांपल्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर आपको ईथर प्लस वाटर का दे दिया तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव डेविएशन, ये तुमसे पूछा जाएगा। तो अभी आपको ये दिमाग में लगाना है कि ईथर और वाटर के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनका अट्रैक्शन फोर्स लो होगा, अट्रैक्शन फोर्स लो होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कोई ऐसा है जिसके अंदर एच बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर रही है तो ए बी टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा भाई साहब तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा तो राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा उसका जो टोटल प्रेशर है उसके नीचे से ग्राफ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो अब अपन लोग नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको बहुत जल्दी समझो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग जो निर्भर करती हैं कि आपने विलेय कितनी मात्रा में डाला है। जितनी मात्रा में आपने विलेय डाला है, कम डाला है, ज़्यादा डाला है, तो अभी हम देखेंगे कि इस पर कैसा डायरेक्टली मतलब समानुपातिक फ़र्क पड़ता है कि विलोमानुपातिक फ़र्क पड़ता है, ये अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन हमें देखना क्या है कि ये निर्भर किस पे करती हैं, केवल और केवल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, उसके अलावा किसी और पे नहीं। दूसरा, तो ये क्या करती हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं। दूसरा, डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस नेचर का आपने सॉल्यूट डाल के रखा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन किस नेचर का, उस सॉल्यूट की, उस विलेय की प्रकृति क्या है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। नेक्स्ट, क्या विलायक की प्रकृति का फ़र्क पड़ेगा? विलायक की प्रकृति का फ़र्क पड़ेगा? आपसे बोला जाएगा, जैसे ये मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन अगर मैं दे दूं और आपसे पूछूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला एग्जांपल आपको दे दूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, आप बोलोगे हाँ करती हैं। फिर मैं आपसे बोलूँ नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, आप बोले नहीं करती हैं। फिर आपसे मैं बोलूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं, आप बोले यार जब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती हैं तो आप बोलोगे यार नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो नहीं करती, तो सॉल्वेंट पे भी नहीं करती होगी। लेकिन गलत फहमी है आपकी। ये क्या करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो आपका होता है, इसके ये सॉल्वेंट आपका पोलर है या नॉन पोलर है, ये चीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे क्या करती है, वो डिपेंड करती है। इस चीज़ पे क्या करती है, डिपेंड करती है। चलो फटाफट समझो कि कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट आपकी RLBP पढ़नी है, जो मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। हिमांक का अवनमन। चौथा, परासरण दाब पढ़ना है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 चीज़ें पढ़नी है। तो ये 2 आज ख़त्म करनी है मैं, RLBP एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। RLBP ऑलरेडी ख़त्म कर चुके, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन दे रहा हूँ इसका। समझिए, RLBP रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वाष्प दाब की कहानी है। अपन ने क्या कर लिया, बहुत फास्ट समझा दूंगा इसको बिकॉज ये थोड़ा अपन कर चुके हैं। पहली बात समझो कि आपने क्या कर लिया, एक सॉल्वेंट लिया ए टाइप का, और वो लिक्विड था, वोलाटाइल था, और कुछ इस तरीके से हमने इसको रख लिया। तो इसका कुछ वाष्प दाब भी बन रहा होगा, हाँ। और इस वाष्प दाब को मैं नाम दूंगा कि ये P0 बन रहा है। कितना बन रहा है, P0। अभी मैंने क्या किया है, इसमें एक सॉलिड B ऐड कर दिया। अब ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर इसके वाष्प दाब में कोई जो परिवर्तन होना है डेल्टा P, अगर ये इस पर डिपेंड करता है, B पर निर्भर करता है, तब तो हम कहेंगे कि RLBP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। तब तो हम बोलेंगे ना कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हम चेक करते हैं, लेट वी चेक आउट कि होता क्या है। अगर ये B पर डिपेंड किया तो इसका मतलब ये RLBP जो है वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। और इस पे किस बात पे फ़र्क पड़ेगा, इसके मोल फ्रैक्शन से फ़र्क पड़ेगा। किससे फ़र्क पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन से। क्यों, किसी न किसी कंसंट्रेशन टर्म को तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट पर अपन बात कर लेते हैं कि होगा कैसे। अभी अपने केस में क्या था कि अपने पास A था और A का कुछ वेपर प्रेशर था, और उस वेपर प्रेशर को मैंने नाम दिया था P0।
अभी इसमें सिर्फ ए टाइप के पार्टिकल थे और ए टाइप की सरफेस पे ही पार्टिकल थे और यहाँ पे क्या बन रहा था, वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था। अभी मैंने क्या किया, इसमें बी डाल दिया। जब मैंने बी डाल दिया तो बी के भी पार्टिकल कुछ इस सरफेस पे आ गए, बी के पार्टिकल भी क्या हो गए, कुछ इस सरफेस पे आ गए, बी वाले पार्टिकल भी इस पे आ गए। तो अभी जो वेपर प्रेशर बन रहा था क्या वो बनेगा, नहीं बनेगा। वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो अभी वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसका हो जाएगा, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, वेपर प्रेशर हो जाएगा पी ए। तो मैं बोलूँ कि इसमें कमी कितनी आई, तो आप बोलोगे डेल्टा पी कर लो, है ना। तो ओरिजिनल कितना था, पी नॉट ऑफ ए माइनस अब कितना है, अब है पी ए। और ये पी ए कहाँ से निकालोगे, ये राउल्ट लॉ से निकालोगे। और कहाँ से निकालोगे, और क्या सिखाया, यही तो सिखाया कि राउल्ट लॉ से निकालना है ये वेपर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट देखो फिर होता क्या है, होता ये है डेल्टा पी का यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो ये आएगा आपका पी नॉट ऑफ ए, क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए एक्स ए। राउल्ट लॉ तो यही कहता है कि आपका जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो जो आपका आंशिक वाष्प दाब होगा, वो निर्भर किस पे करता है, इसके मोल फ्रैक्शन पे, किस पे, मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल पी नॉट ए को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स ऑफ ए। अच्छा, अभी 1 माइनस एक्स ऑफ ए को क्या लिखते हो तुम, एक्स ऑफ बी, यही तो लिखते हो। हाँ, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा पी इक्वल टू बनेगा पी नॉट ऑफ ए एक्स ऑफ बी। ओके, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। ओके, इसके रेफरेंस में अपन को इसका चेंज निकालना है वेपर प्रेशर का। और ये निर्भर किस पे कर रहा है भैया, ये तो वही आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। मतलब इसका ये है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपकी वैल्यू न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में दी रहेगी, यानी आर एल बी पी इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स ऑफ बी, क्या जाएगा, एक्स ऑफ बी। चलो, मोल फ्रैक्शन निकालना, अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मतलब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल। तो टोटल मोल यानी दो चीज़ें हैं तो दोनों के मोल। अब यहाँ पे क्या है, एन ए का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एन बी से, तो हम क्या कर लेते हैं, जब इसका ये होता है 1000 लीटर है, ये आपका 1 ml है, तो 1 ml का कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दो, क्या समुद्र की पानी की जो धारिता है, उसका जो वॉल्यूम है, क्या वो कम हो जाएगा, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, कहते भैया समुद्र से 1 लीटर पानी आपने ले लिया, जैसे हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ाई अथाह है, इसका कोई अंत थोड़ी है, ना आदि है ना अंत है, ना किसी इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है। तो अब अगर भाई पढ़ाई में से थोड़ा सा हिस्सा अपन ने पढ़ लिया, तुमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, उसी का हम जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं। ओके, हाँ, तो वेराइटी ऑफ फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कि आर एल बी पी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ये आपकी न्यूमेरिकल्स पर प्रॉब्लम में आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाली है। चलो फटाफट सेकंड पे आ जाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब सबसे पहले तो ये समझना है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन जो आपने सीख रखी होगी कि किसी भी तरल पदार्थ को अगर हम गर्म करते जाएं और जब जिस तापमान वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पार्टिकुलर टाइप ऑफ लिक्विड। तो आपका गलत, ये थोड़ी गलत नहीं है, ये सही डेफिनेशन है बट बच्चों वाली डेफिनेशन है। तो आप 9th 10th तक, ये 11th तक ये पढ़ते चले आएंगे, बट इसको आप थोड़ा भूलो। अब क्या करना है उसको देखो। अभी आपको लेना है कि आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया और वो क्लोज्ड है, सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है। इसमें आपने लिक्विड भर रखा है, क्या भर रखा है, लिक्विड भर रखा है। अब इस लिक्विड का जो नेचर है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब बहुत आसानी से वाष्प में बदल जाने वाले पदार्थों को वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं। ओके, अभी इसमें क्या है, इसमें अभी नीचे से हमने गर्म किया इसको, इस लिक्विड को क्या किया, नीचे से गर्म किया। जब हमने इसको नीचे से गर्म किया तो ये कुछ ना कुछ इसका वाष्प दाब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। तो इसका वाष्प दाब बनना शुरू हुआ। अभी हम इसमें अंदर से लगा लेते हैं एक बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब बैरोमीटर का मतलब, बैरोमीटर का मतलब बोलो कुछ नहीं, वेरी गुड। तो बैरोमीटर का मतलब वो सच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर।
तो वो एक ऐसा यंत्र है जिसको अपन लोग वाष्प जो आपका दाब होता है ना, उस दाब को मापने के लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बैरोमीटर अपन लगा के रखेंगे। तो बैरोमीटर में हम चेक करते जाएंगे कि जब ये जो वाष्प दाब है ना, ये 1 ATM के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? 1 ATM। ATM का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो अपने आसपास देखते हो गधो। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ये क्या है? वाष्प जो आपकी दाब होती है, दाब की इकाई है उसको मापने का। तो ये ATM वो वाली नहीं है जिसमें पैसे निकलते हैं। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि कोई कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे केमिस्ट्री लैब में और मैंने कहा बैरोमीटर लगा लो, बोले यार बैरोमीटर में तो यार ये 1 ATM होना चाहिए। तो बोले अच्छा 1 ATM हमें मिल जाएगा यहीं से, तो यहीं से घर वालों के पैसे निकाल लेंगे। चलो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बच्चों वाली बातें। नेक्स्ट देखो, तो ये बैरोमीटर में अगर ये वाष्प दाब का जो प्रेशर है वो अगर 1 ATM आ जाए और जितने टेम्परेचर पे आ जाएगा, जितने भी टेम्परेचर पे आ जाएगा, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes 1 ATM। ठीक है, वो तापमान जिस पर किसी तरल पदार्थ का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर वाष्प दाब मतलब प्रेशर शो करने लगता है, उस तापमान को किसी लिक्विड का, किसी तरल पदार्थ का अपन लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। क्लियर? वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई आपका लिक्विड है, क्या है? लिक्विड है। तो इस लिक्विड में अभी ये प्योर है। क्या है? प्योर है। ओके, तो इसका हमारा एम है 1 ATM पहुंचाना। एक अभी ये लिक्विड है, ठीक है। अभी ए मटेरियल इसमें भरा था, इसमें भी ए मटेरियल भरा है, लेकिन मैंने कुछ इसमें बी मटेरियल डाल दिया और इसको भी अपन को क्या करना है? 1 ATM पहुंचाना है। तो 1 ATM पहुंचेगा कौन जल्दी? पहला सिस्टम या दूसरा सिस्टम? मुझे तुमसे यही क्वेश्चन पूछना है। तो सब लोग, ऐसा तो नहीं है मुझे अभी ये लाइव क्लासेस तो नहीं हो रही है, बट अपने अपने में आंसर दे लेना। तो अभी दिमाग लगाना शुरू करो। अभी ये प्योर टाइप है जिसमें ए टाइप के सारे पार्टिकल्स हैं। ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले की। तो इसमें कोई रिटायर्डेशन करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब कि सारे लोग अगर एग्री हुए कि आज हमें मैच खेलना है, क्रिकेट वाला खेलना है, तो सारे लोग एग्री हैं, तो उसमें कोई रिटायर्डेशन नहीं होगा। ओके, तो अगर आपके क्लास टीचर मतलब स्पोर्ट टीचर आए और बोले कि अगर मतलब कोई भी बच्चा डिसएग्री होगा तो मैं तुम्हें फिर घुमाने नहीं ले जाऊँगा, तो उसमें से 1-2 होते हैं जो पढ़ाकू टाइप होते हैं, वो कहते हैं भाई हम नहीं जाएंगे। तो वो पूरी क्लास का मूड बेकार कर लेते, वो पूरे क्लास के फिर दुश्मन बन जाते हैं। मतलब अगर अकेले कोई मिल जाएंगे तो पिटेंगे भी, श्योर। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो फर्स्ट वाले, इसमें कोई सारे के सारे एग्री हैं, सारे के सारे एग्री हैं। तो वो क्या कर लेंगे? वेपर प्रेशर जल्दी बना लेंगे, जल्दी जल्दी बोल भाई, जल्दी जल्दी कर लो। तो ये 1 ATM तक पहुंचने में क्या होगी? इनको आसानी होगी नहीं होगी? तो यहाँ अपन को नीचे से हीट कितनी देनी पड़ेगी? मतलब मैंने अगर सोचा कि इसको मैं 50 डिग्री सेल्सियस तक मैंने दिया और ये 1 एटमॉस्फेयर पा गए, ओके। लेकिन अभी इसमें क्या है? अभी ये लाल लाल कलर के इसमें जो पार्टिकल है ना, बी वाले में, सेकंड वाले में, तो अभी क्या ये ब्लू, ये आपको ग्रीन कलर के जो पार्टिकल दिख रहे हैं, क्या इनको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे या खींचेंगे? भाई पड़ोसी की टांग खींचता है, उसको प्रोत्साहित नहीं करता है। तो ये क्या करेगा? इनकी टांगें खींचेगा। तो ये 1 ATM तक पहुँचने में इसको बहुत देर लगेगी, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। हो सकता है यहाँ 50 पे हो गया काम, यहाँ इनका 80 डिग्री सेल्सियस पे काम हो। तो क्या हो गया ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? हो गया। तो क्यों हो गया? कैसे हुआ? कि अभी प्योर था, प्योर के साथ में इसने क्या किया? कुछ इम्प्योरिटी मिला दी, तो वेपर प्रेशर बनने में देर हुई। कहने का मतलब ये है कि हमें तापमान ज़्यादा लगा 1 एटमॉस्फेयर तक पहुँचाने में, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा ग्राफिकल तरीके से भी समझा देता हूँ आपको। ये तो हो गया आपका थ्योरिकल। नेक्स्ट समझो इसको। यहीं से आपका डेरिवेशन में निकलता है। ये आपकी एक
एक्स एक्सिस हो गई नीचे वाली, और ये ऊपर वाली आपकी वाई एक्सिस हो गई। ओके, ये आपकी लाइन है दैट इज़ 180 m। ये क्या है? 180 m की लाइन है। यहाँ आपका ये टेम्परेचर है, यहाँ क्या है? टेम्परेचर है। यहाँ इस पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर को दे रखा है, इसको टेम्परेचर को, ये आप केल्विन भी मान सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो मैं अभी थोड़ा इसका बदल लेता हूँ मार्कर का। ओके, अभी मैंने क्या किया, कोई भी लिक्विड है वो ऐसा तो नहीं है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन कुछ तो होगा उसके पास। ओके, तो अपन ने क्या किया, इतना अभी वेपर प्रेशर उसके पास है। अब अपन ने क्या किया, इसमें टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ये बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो कितना हो जाएगा, 180 m हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो इस पॉइंट पे कट करेगा तो ये टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर उसका हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आ गया आपका टी। अब ये कब था, जब प्योर था। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं अपन लोग, प्योर वाले की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अपन का टी कब था, ये प्योर था, और प्योर का मतलब सॉल्वेंट, प्योर का मतलब सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट, अब अपन ने क्या किया, इसमें कुछ बी पार्टिकल डाल दिए, मतलब अब इसको अपन ने सॉल्यूशन बना दिया। तो सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर अभी इतने से शुरुआत हो रही थी इसकी यहाँ से, लेकिन अब और कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और कम हो गया इसका वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सॉलिड डाल रखा है। पिछले वाले केस में मैंने आपको सिखाया नहीं, इसमें डालोगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। ओके, तो इस पे देखो, अभी इसमें जब इसका टेम्परेचर तुम इंक्रीज करोगे, तो अभी तुम्हें आगे बढ़ते जाओगे, कुछ यहाँ कट करेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अब ये रहा। तो अब इसको नीचे तुम मिलाओगे तो ये कहीं यहाँ मीट करेगा। तो ये हो गया टी सॉल्यूशन था, टी सॉल्वेंट था, अब ये हो गया टी सॉल्यूशन। क्या हो गया, टी सॉल्यूशन। ओके, अब ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ जितना टेम्परेचर होगा यहाँ, तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से ये छोटा होगा ना, सॉल्वेंट वाला छोटा होगा, सॉल्यूशन वाला बड़ा होगा। तो इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी इसके बीच में अभी आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये गैप दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आया किसके वजह से, वो सॉल्यूट डालने की वजह से आया। अभी ये प्योर था, सॉल्वेंट था, ये प्योर था, अभी तुमने ये सॉल्यूट डाला तो ये डेल्टा टी मिल गया तुम्हें, मतलब ये बढ़ के मिला तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट। तो ये किसके वजह से हुआ, सॉल्यूट की वजह से। इसलिए इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, आपकी कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं, मैं इसी को थोड़ा छोटा करके कोशिश करता हूँ। इसको मैं साइड में लगा लिया। अब इसको देखो कि आपका जो डेल्टा टी होगा वो होगा क्या, डेल्टा टी इक्वल टू होगा आपका टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये टेम्परेचर जो आया, ये गधीपनी हो गई, ये गधापनी बोलते हैं इसको बीच बीच में। ओके, इसको मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये बीच वाला जो गैप है, ये जो डेल्टा टी है, ये किसकी वजह से आया था, ये सॉल्यूट के डालने की वजह से आया था ना। तो ये डिपेंड डायरेक्ट किस पे करेगा, तो डेल्टा टी जो होगा वो डिपेंड करेगा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। किस पे, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा, डेल्टा टी प्रोपोर्शनलिटी तो हटाना है, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा कि इसको हम हटा के रहेंगे, है ना। बाल गंगाधर तिलक नहीं बोलते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमको इसको लेकर ही रहना है। तो बस ये केमिस्ट्री के या फिजिक्स के स्टूडेंटों का भी जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन आया कि उन्होंने क्या किया, एक कांस्टेंट दे के उसको इरेज कर दिया। तो इक्वलिटी का साइन लगाया, और यहाँ आप कांस्टेंट का साइन देंगे, और कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा के बी और एम। तो नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, कितना प्यारा प्यारा सा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, के बी एंड एम। तो ये आपको कितना सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया। इसी को आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू
KBM। KB का मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम इसका क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या होता है इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसकी यूनिट पे बात कर लो। डेल्टा TB KB, और यहाँ जो M था उस M को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। तो मोलल्टी का यूनिट क्या होता है, मोलल्टी के ऊपर मोल रहता है और नीचे kg रहता है, तो मोल पर kg। ओके, ऊपर क्या रहेगा, केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, मोल पर kg तो kg ऊपर चला जाएगा, केल्विन kg मोल इनवर्स। ये किसका यूनिट रहेगा दादा, ये रहेगा KB का ऐसा यूनिट। किसका रहेगा, KB का। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि KB का ऐसा यूनिट क्या रहेगा। चलो, तो अभी ये 35 मिनट्स का वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो इसको देखिए, एंजॉय करिए। और आपकी दो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत आसान वे में आपको मैंने करवाया है। कोई दिक्कत हो इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करो, और न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी मुझसे फर्दर पूछो। ओके, अभी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई हैं, तो उसको अपन फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में वेंट ऑफ फैक्टर को भी लपेट देंगे उसके साथ में। ओके, बाय बाय, गुड बाय।